इतिहास की दुनिया में आपका स्वागत। इतिहास पाठ में आज हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। मेरे हाथ में जो किताब है उसका नाम है प्राचीन भारत का राजनैतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, जिसे लिखा है प्रोफेसर विमल चंद्र पांडे ने। मित्रों, चंद्रगुप्त मौर्य के सिलसिले में अब तक हम 5 बार मिल चुके हैं और आज छठी बार मिल रहे हैं। पिछले अंकों में हमने यह जानने की कोशिश की कि चंद्रगुप्त मौर्य की पृष्ठभूमि क्या थी। हमने उसकी जाति और उसके वंश को जानने की कोशिश भी की। हमने यह भी देखा कि चंद्रगुप्त और चाणक्य की मुलाकात कैसे हुई थी। हमने चाणक्य के जीवन के विषय में भी कुछ जाना। यह तय है कि चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मिलकर मगध को हराया था। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि इन लोगों ने पहले पंजाब जीता या पहले मगध जीता। इस विषय पर मतभेद है कि चाणक्य और चंद्रगुप्त ने पहले मगध जीता या पंजाब जीता। इसका प्रमुख कारण यह है कि यूनानियों ने एकमात्र पंजाब विजय का उल्लेख किया है, तो भारतीय ग्रंथों ने एकमात्र मगध विजय का उल्लेख किया है। ऐसी परिस्थिति में यह निश्चित करना कुछ कठिन हो गया है कि उनके द्वारा पहले कौन सा प्रदेश जीता गया। डॉक्टर स्मिथ और डॉक्टर राय चौधरी का मत है कि पहले मगध जीता गया, परंतु इस मत को स्वीकार करने में कुछ कठिनाइयां उपस्थित होती हैं। एक तो यह मत भारतीय ग्रंथों के उल्लेखों के सर्वथा प्रतिकूल है। उदाहरण के लिए महावंश टीका का यह वर्णन देखिए, यह वर्णन सुनिए। एक शक्तिशाली सेना तैयार कर चाणक्य ने चंद्रगुप्त को दी। अब ग्रामों और नगरों को जीतना प्रारंभ हुआ। लोग उनके विरुद्ध उठ खड़े हुए और उन्होंने सारी सेना को घेर कर उसका विनाश कर दिया। अब चाणक्य और चंद्रगुप्त वन में भाग गए और सोचने लगे कि अब तक युद्ध का कोई फल नहीं निकला, केवल हमारी सेना ही नष्ट हुई है। चलें, अब हम जनता के विचारों का पता लगाएं। अतः भेष बदलकर उन्होंने परिभ्रमण करना प्रारंभ किया। वे दिन भर घूमते और रात को किसी गांव अथवा नगर में ठहर जाते और लोगों की बातें सुनते। एक स्त्री एक गांव में पुए बनाकर अपने बच्चों को दे रही थी। एक बच्चा चारों ओर के किनारों को छोड़ जाता था और बीच के भाग को खा लेता था। यह देखकर माता ने कहा, इस लड़के का व्यवहार चंद्रगुप्त के समान है। इस लड़के का व्यवहार चंद्रगुप्त के समान है, जिसने के राज्य लेने का प्रयत्न किया था। इस पर लड़के ने पूछा, मां, मैं क्या कर रहा हूं और चंद्रगुप्त ने क्या किया था? माता ने उत्तर दिया, मेरे पुत्र, चारों ओर का भाग छोड़कर केवल बीच का भाग खा रहे हो। चंद्रगुप्त सम्राट बनने की महत्वाकांक्षा रखता था। उसने सीमा प्रांतों को अधीन किए बिना ही राज्य के मध्य में ग्रामों और नगरों पर आक्रमण करना आरंभ कर दिया। इसी से जनता उसके विरुद्ध उठ खड़ी हुई और सीमा प्रांत से आक्रमण कर उसकी सेना को नष्ट कर दिया। ऐसा करना उसकी मूर्खता थी। इस वार्तालाप को सुनकर चंद्रगुप्त और चाणक्य ने फिर से सेना एकत्रित की। इस बार पहले उन्होंने सीमा प्रांत को अधीन किया और वहां से मध्य की ओर नगरों व ग्रामों को जीतते हुए आगे बढ़ने लगे। धीरे धीरे वे पाटलिपुत्र तक बढ़ आए और अंत में उन्होंने
धननंद का विनाश कर दिया और राज्य हस्तगत कर लिया। इस विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि मगध पर प्रथम आक्रमण असफल हुआ और उसके बाद चाणक्य और चंद्रगुप्त ने अपनी योजना बदली और उन्होंने पंजाब पर कब्जा किया। उसके बाद वे मगध की ओर आए। इसी प्रकार का कथानक जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन में भी दिया हुआ है। यदि हम मुद्रा राक्षस नाटक का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें तो उसमें भी इसी बात की पुष्टि होगी कि पहले उन्होंने मगध पर विफल आक्रमण किया और बाद में पंजाब पर सफल आक्रमण किया। मुद्रा राक्षस में एक स्थान पर विराध गुप्त राक्षस से कहता है कि चाणक्य अपनी बुद्धि द्वारा वश में करके शक, यवन, किरात, काम्बोज, पारसी, वाहलिक आदि की बड़ी भारी सेना ले आया। चंद्रगुप्त और पर्वतक की इन भारी सेनाओं ने प्रलय के समुद्र की भांति कुसुमपुर को घेर लिया। यद्यपि जिन जातियों का उल्लेख मुद्रा राक्षस में किया गया है उनमें से कुछ जातियां चंद्रगुप्त के समय विद्यमान नहीं थी, फिर भी इस उद्धरण से नाटककार का मंतव्य अवश्य ध्वनित होता है। वह यह कि चाणक्य, चंद्रगुप्त और पर्वतक ने सर्वप्रथम पंजाब पर अधिकार कर लिया होगा और उसके बाद वहां की विदेशी और स्वदेशी आयुधजीवी जातियों का संगठन करके पूर्व दिशा से पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया होगा। यदि पंजाब पर विदेशी राज्य रहा होता तो इन व्यक्तियों को वहां पर सैनिक संगठन करने की सुविधा नहीं मिल सकती थी। यूनानी लेखों से भी यही प्रकट है कि चाणक्य और चंद्रगुप्त ने पहले पंजाब पर ही अधिकार किया था। प्लूटार्क का कथन है कि जब चंद्रगुप्त घर से निकला था तो उसने सिकंदर से बातचीत की। पुनः जस्टिन लिखता है कि सिकंदर के सामने चंद्रगुप्त ने धृष्टता के साथ बात की, अतः उसे मृत्यु दंड की आज्ञा हुई, परंतु उसने भागकर अपने प्राण बचाए। यात्रा से थककर चंद्रगुप्त कहीं लेट गया। उसी समय एक भयंकर सिंह आया और चंद्रगुप्त के पसीने को चाटने लगा। वह चंद्रगुप्त को बिना कुछ हानि पहुंचाए लौट गया। इस अपूर्व घटना से चंद्रगुप्त बड़ा आशावान हुआ। वह महत्वाकांक्षी हो गया। उसने डाकुओं के झुंड एकत्र किए और भारतीयों को विद्रोह के लिए भड़काया। जिस समय चंद्रगुप्त सिकंदर के सेनापतियों के विरुद्ध युद्ध की तैयारी कर रहा था, उसी समय एक जंगली हाथी आया और उसने पालतू हाथी के समान चंद्रगुप्त को अपनी पीठ पर उठा लिया। इन बातों से स्पष्ट हो जाता है कि चंद्रगुप्त की प्रारंभिक कार्यवाहियों का क्षेत्र पश्चिमी भारत ही था। स्पष्ट हो जाता है कि चंद्रगुप्त की प्रारंभिक कार्यवाहियों का क्षेत्र पश्चिम भारत ही था। चाणक्य तो तक्षशिलावासी था ही। महावंश टीका के अनुसार चाणक्य चंद्रगुप्त को अपने साथ ले गया था और 6-7 वर्षों तक उसे खूब शिक्षा दी थी। कदाचित यह शिक्षा तक्षशिला में ही दी गई होगी, जो उस समय देश का प्रसिद्ध विद्या केंद्र था। ऐसा प्रतीत होता है कि जिस समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय चंद्रगुप्त पश्चिमी भारत में ही उपस्थित था। प्लूटार्क के अनुसार उसने स्वयं सिकंदर को नंद पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित किया था, परंतु यह हो न सका। यही नहीं, उसके धृष्टतापूर्ण व्यवहार से क्रुद्ध होकर सिकंदर ने उसकी हत्या के लिए आज्ञा दी थी,
परंतु उसने भाग कर अपनी जान बचाई। चंद्रगुप्त महत्वाकांक्षी था। वह सिकंदर की सहायता से मगध राज्य हस्तगत करना चाहता था, परंतु उसकी योजना सफल नहीं हुई। फिर भी पश्चिमी प्रदेश में रहकर उसने यवनों का सैनिक संगठन एवं उनकी युद्ध प्रणाली का अच्छा परिचय प्राप्त कर लिया था। आगे चलकर उसने इस ज्ञान का उन्हीं के विरुद्ध उपयोग किया। जस्टिन के संपूर्ण उद्धरण से स्पष्ट हो जाता है कि चंद्रगुप्त ने सर्वप्रथम पश्चिमी भारत पर ही आक्रमण किया था और उस पर अपना आधिपत्य किया था। डाकुओं के झुंड एकत्र करने की बात से प्रकट होता है कि पंजाब पर आक्रमण एवं अधिकार करने से पूर्व वह मगध का राजा नहीं था, अन्यथा वह मगध की विशाल सेनाओं के साथ पश्चिम भारत पर आक्रमण करता। जो विद्वान यह मानते हैं कि चंद्रगुप्त और चाणक्य ने पहले मगध जीता और उसके पश्चात पंजाब जीता, वे अपने पक्ष में कहते हैं कि यूनानी यूडिमस 317 ईसा पूर्व तक पश्चिमी भारत में रहा था। इसी वर्ष वह एंटीगोनस के विरुद्ध अपने स्वामी यूमेनीज की सहायता के लिए भारत छोड़कर गया, परंतु चंद्रगुप्त तो इस तिथि के कहीं पूर्व सम्राट बन गया था, अतः वह तब तक एकमात्र मगध का सम्राट रहा होगा। पश्चिमी भारत पर उसका अधिकार यूडिमस के गमन के बाद ही हुआ होगा। 317 ईसा पूर्व तक पूर्व झेलम और व्यास नदियों के बीच के प्रदेशों का अधिकारी रहा। उसी वर्ष यूडिमस द्वारा मार डाला गया। अतः जब तक वह उस प्रदेश का राजा था, तब तक वहां चंद्रगुप्त का राज्य कैसे हो सकता था? चंद्रगुप्त ने उसकी मृत्यु के पश्चात ही वहां अपना राज्य स्थापित किया होगा। 317 ईसा पूर्व तक यूडिमस पश्चिमी भारत के किसी भाग में रहा था, परंतु उसके पास कोई राजकीय पद, अधिकार अथवा सत्ता नहीं रह गई थी। वह वहां किसी प्रकार एकमात्र व्यक्तिगत रूप से रह रहा था। यदि उसके हाथ में राजसत्ता होती तो यूनानी लेखों में क्षत्रप के रूप में उसका उल्लेख अवश्य होता, परंतु ऐसा नहीं है। 321 ईसा पूर्व की ट्रिपेरेडिसा संधि में पठान तो सिंधु प्रदेश से हटा लिया गया, परंतु यूडिमस का पंजाब में कहीं उल्लेख ही नहीं किया गया। प्रतीत होता है कि यूडिमस के पास कोई राजकीय अधिकार अथवा प्रतिनिधित्व नहीं था। वह सिंधु सरिता के पश्चिमी भाग में किसी भांति 317 ईसा पूर्व तक रहता रहा होगा। 317 ईसा पूर्व तक कदाचित पूर्व अवश्य पंजाब में रहा, परंतु वह यूनानियों का सहायक होकर न रहा होगा, क्योंकि उस स्थिति में यूडिमस उसकी हत्या न करता। पूर्व स्वदेश प्रेमी था। पराजित होने के पश्चात भी उसने अपने देश की पराधीनता को स्वीकार नहीं किया। अतः चाणक्य और चंद्रगुप्त द्वारा आयोजित स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभ होने पर उसने भारतीय पक्ष का ही साथ दिया होगा। यूनानियों के निष्कासन के पश्चात वह चंद्रगुप्त के मित्र के रूप में 317 ईसा पूर्व तक शासन करता रहा होगा। भारतीय दल की ओर चले जाने से यूडिमस उससे क्षुब्ध हो गया होगा और अंत में अवसर पाकर उसने उसे मारकर प्रतिशोध लिया होगा। अतः यही अनुमान स्वाभाविक प्रतीत होता है कि पुरु ऐसा वीर, साहसी और देशभक्त था कि वह स्वतंत्रता संग्राम के प्रति निरपेक्ष नहीं रह सकता था। उसने इसमें अवश्य सहयोग दिया होगा और यह सहयोग निश्चित रूप से भारतीय पक्ष को मिला होगा। इन तथ्यों को देखते हुए टॉमस हैवेल आदि विद्वानों का मत है कि चाणक्य और चंद्रगुप्त ने सर्वप्रथम पश्चिमी भारत पर ही अधिकार किया था। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात भारतवर्ष में यूनानी आधिपत्य अधिक समय तक नहीं रह सका था। वास्तव में भारतीयों ने कभी भी उसे सुरुचि अथवा स्वेच्छा से स्वीकार नहीं किया था। उसका एकमात्र आधार शस्त्र बल था, जो संगठित लोकमत के विरुद्ध दीर्घ काल तक नहीं टिक सकता। मित्रों, केवल तलवार के सहारे किसी क्षेत्र के लोगों को अपने अधीन नहीं रखा जा सकता। निश्चित रूप से सिकंदर ने भारत पर हमला किया था, लेकिन उसके जाने के बाद, उसके यहाँ से लौट जाने के बाद
भारत से उसका प्रभाव समाप्त हो गया था। क्यों? कि लोग यूनानियों को पसंद नहीं करते थे। यह था आज का इतिहास पाठ। अगले पाठ के लिए हम मिलें, तब तक अपने इस साथी को आप आज्ञा दीजिए। नमस्ते।